95वें दिन के अंदर में जो हमारा हेल्दी लिविंग एंड हेल्दी वेट मैनेजमेंट कम्युनिटी है उसके 95th डे के अंदर में आप सबका वेलकम है। और आज हम इस प्रोग्राम के 53वें दिन में हैं मेंटेनेंस फेज के लिए। तो हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करें उससे पहले मैं थोड़ा सा कल का रिकाप आपको देना चाहूंगा। कल के दिन डॉक्टर श्याम ने हमको एक बड़ी ही अच्छी स्टडी बताई थी। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, किस तरीके से एरोबैटिक एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो किस तरीके से हमारी लाइफ की लॉन्जेविटी को 40% तक बढ़ाने में हेल्प कर सकती हैं। हमने कल के दिन में जाना था, हमारी जो प्रेजेंटेशन थी उसके अंदर में कल में हमने ये जाना था कि गोल सेट करना क्यों जरूरी है। जब भी हम कोई अपना फिटनेस का गोल लेकर के चल रहे हैं, उसको सेट करना, उसको मापना, किस तरीके से वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे उस पैरामीटर्स को गो थ्रू करना, वो इम्पोर्टेंट है। वो सारी चीजें कल के दिन में हमने स्टडी करी थी। और आज का जो टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो आज का टॉपिक ये है कि भाई एक अच्छा माइंडसेट होना। जब हम अपनी हेल्थ जर्नी के अंदर में रहते हैं तो हमारे माइंडसेट का उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल है, किस तरीके से हमारा माइंडसेट हमको हेल्प करता है अपने हेल्थ गोल को अचीव करने को लेकर के। तो मैं मेरे प्रेजेंटर को बुलाऊं उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप सोच करके देखिएगा कभी कि जिस दिन आप डिसाइड करते हैं, मन से डिसाइड करते हैं कि आज के दिन में मैं अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करके रहूंगा या रहूंगी, तो सबसे पहले जो आप कंट्रोल करते हैं अपने अंदर में, सबसे पहली चीज जो आप अपने आप के अंदर में लेकर के आते हैं वो होता है आपका माइंड। माइंड कि हाँ भाई आज मैं 10,000 स्टेप्स अपने कंप्लीट करके ही रहूंगा। और जिस दिन ये चीज नहीं होती है तो सबसे पहले जो गिव अप करता है वो कौन होता है? आपका माइंड ही होता है। तो माइंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपकी हेल्थ जर्नी को लेकर के। उसी चीज को और प्रॉपरली एक्सप्लेन करने को लेकर के मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आज के प्रेजेंटर सपना मैम को, जिन्होंने अपना बैचलर्स किया है आयुर्वेद के अंदर में और पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने किया है अपना डाइटिक्स के अंदर में। और वो 12 साल से इस फील्ड के अंदर में है और एमवे के साथ में पिछले 7 साल से एसोसिएटेड है। तो ओवर टू यू सपना। थैंक यू कमलेश जी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आज के सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का सत्र, आज का जो सेशन है वो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप देखेंगे इस हेल्दी वेट और हेल्दी लिविंग जर्नी में, राइट, अभी तक आप ये तो समझ गए होंगे कि हमारा मकसद सिर्फ यहाँ पे वजन कम करने से नहीं है, हमारा मकसद यहाँ पे हेल्दी लिविंग से है, राइट। और जब हम हेल्दी लिविंग की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसके बारे में बात करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और वो है आपका सर्कुलेटरी हेल्थ, राइट। सर्कुलेटरी हेल्थ मतलब आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जहाँ पे आपका हार्ट और उससे रिलेटेड जो रक्त वाहिनियां हैं वो बेसिकली इस सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। और आपको पता है कि अगर आपको हेल्दी लिविंग का जो है की जर्नी आपको पूरी करनी है, तो कहीं ना कहीं इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की इंपॉर्टेंस को जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसके बिना हेल्दी लिविंग की कल्पना करना भी मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो आज के सेशन में हम ये समझेंगे कि कौन से ऐसे वो फैक्टर्स हैं जो इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, क्या चीजें हम कर सकते हैं इस सिस्टम को ठीक करने के लिए या इस सिस्टम को और हेल्दी बनाए रखने के लिए। तो चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरा, राइट? यस। राइट। तो आज के इस सर्कुलेटरी सिस्टम को हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे, और आप एट द एंड ऑफ द सेशन ये समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके हाथ में हैं। और जब आप इसको जो है सेल्फ केयर को एक रिजीम बना लेंगे, एक कंसिस्टेंट हैबिट बना लेंगे, तो आप इस सर्कुलेटरी हेल्थ को बहुत आसानी से जो है कंट्रोल कर पाएंगे, यानी आप इस सिस्टम को बहुत आसानी से हेल्दी बनाए रखने में सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा, क्योंकि हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं और हार्ट उसका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक समझ लीजिए एक स्ट्रक्चर है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। तो हमारा हार्ट एक पंप की तरह काम करता है, राइट। अगर आप देखेंगे कि जिस दिन आपके एक दो दिन अगर आपके घर का जो है मोटर या पंप जिससे आपके पूरे वाटर की सप्लाई होती है, अगर वो जो है नहीं चले तो कितना ज्यादा केओस मच जाता है घर में, राइट। तो सेम वे अगर हमारी बॉडी का पंप सिस्टम अगर सही काम ना करे तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो हम धीरे धीरे समझेंगे।
ये एक वो ऐसा ऑर्गन है जो बिना रुके बिना थके 24/7 जो है काम करता रहता है, राइट? और इसलिए काम करता है ताकि हमारे शरीर में रक्त का संचार बहुत अच्छे से हो सके। अगर आप सरप्राइज हो जाएंगे जान के कि एक एवरेज लाइफ टाइम में आपका हार्ट 2.5 बिलियन टाइम्स धड़कता है, राइट? और इसको इसके संचार को पूरा करने के लिए ऑलमोस्ट आपके शरीर में 60,000 माइल्स, समझ लीजिए 60,000 माइल्स की जो है जो रक्त वाहिनियां है वो पूरी तरह से उसका जो नेटवर्क है, उसका जो जाल है वो बिछा हुआ है। ठीक है, तो ये हार्ट बेसिकली 4 चेम्बर्स का बना हुआ एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जिसमें जो आपका राइट साइड है, राइट, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट साइड है ये बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने के लिए बना हुआ है, और जो आपका लेफ्ट साइड है वो आपका जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पुश करने के लिए बना हुआ है। इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। इसमें जो है आपकी पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है अब और जो वेस्ट मटेरियल है वो बेसिकली इन दोनों चेम्बर्स में इकट्ठा होता है। यहाँ से फिर जो है ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, और वहां पे लंग्स में ऑक्सीजन जो है इस ब्लड में मिक्स होकर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी वेन के थ्रू पहले तो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम में आता है, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। और अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो ये जो मसल्स हैं ये भी आप देख रहे हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जो मसल्स हैं ये ज्यादा मस्कुलर है, बिकॉज यहीं से जो मैक्सिमम पुश है इन इस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का इसमें मैक्सिमम पुश जाता है, और ये एओर्टा के थ्रू पूरे ब्लड पूरे बॉडी में जो है आपके सर्कुलेट होता है, राइट? और इसमें अगर आप देखेंगे स्पेसिफिक वॉल्स हैं ताकि जो है जो भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अगर किसी स्ट्रक्चर में जा रहा है जैसे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है तो वापस ना पहुंच जाए, यानी उसकी जो वापसी है वो ना हो, उसके लिए आपके जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, एओर्टा है, और जो आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनके बीच में कुछ वॉल्स टाइप के हैं ताकि जैसे ये ब्लड आए ये फ्लैप की तरह बंद हो जाता है, राइट, ताकि इसकी जो वापसी है, ब्लड की जो वापसी है वो दूसरे चेम्बर में ना हो पाए। तो ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट स्ट्रक्चर है। इसका जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, इसकी अपनी एक ब्लड सर्कुलेशन है जिसको हम कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो ओवरऑल अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो आपका लेफ्ट साइड है ये मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट ऑर्गन से ला रहा है, आपके स्टमक से, आपके इंटेस्टाइन से, आपके लिवर से, और जो आपका लेफ्ट साइड है ये बेसिकली आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स में ला रहा है। और क्योंकि ये दोनों सर्कुलेशन एक साथ होते रहते हैं इसको हम डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। और जो दूसरा सर्कुलेशन है वो कोरोनरी सर्कुलेशन है, क्योंकि आपके हार्ट को भी अपना एक ब्लड सर्कुलेशन चाहिए तो वो कोरोनरी आर्टरी के थ्रू जो है आपके जो हार्ट मसल्स हैं उसको जो है ये सर्कुलेशन पहुंचता है। और इसीलिए आपने सुना भी होगा कि जो है अगर आपकी इन ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, जहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है वो आपकी कोरोनरी आर्टरी यानी जो आर्टरीज आपके हार्ट को सर्कुलेशन पहुंचाती हैं उसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमारी लाइफलाइन है और इसको हम एक बहुत ही ट्रेजर की तरह जो है रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। अब आते हैं फंक्शंस के बारे में। तो आप फंक्शंस के में देख ही पा रहे हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके फंक्शंस की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। इसमें से कई सारे फंक्शंस आप समझ भी रहे होंगे। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, सारी सेल्स को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, वहां से वेस्ट मटेरियल को जो है इकट्ठा करके जो है हार्ट तक पहुंचाना वापस, जितने भी हॉर्मोन्स हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट डिफरेंट टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना। बिकॉज आपको पता है कि जो हॉर्मोन्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं आपके डिफरेंट जो है ग्लैंड्स के थ्रू, और उसी ब्लड के थ्रू जो है ये इंडिकेशन जाता है कि किस टारगेट ऑर्गन तक इस हार्मोन को पहुंचाना है। आपको ये भी पता है कि ब्लड के थ्रू जितने भी जो है डब्ल्यूबीसी, जितने भी आपके इम्यून सेल्स हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो कहीं ना कहीं ये इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। आपका जो हार्ट और ब्लड वेसल है वो एक रिदमिक मूवमेंट में चलता है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेशन होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन होता है। आपने ये देखा होगा कि जब भी आप किसी बहुत ही गर्म जगह में जाते हैं तो आपकी स्वेटिंग बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ जाती है? बिकॉज आर्टरी रिलैक्स हो जाती है। जब आर्टरी रिलैक्स हो जाती है तो उसका जो स्वेटिंग का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसे वो जो है आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है।
आपको ये भी पता है कि कहीं जब इंजरी हो जाती है तो कुछ टाइम में वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, और वो क्यों होता है? बिकॉज ब्लड में एक स्पेशल सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स, और जब भी इंजरी होती है तो बॉडी वहां पे ब्लड जो है वहां पे प्लेटलेट्स का सर्कुलेशन बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड क्लॉटिंग भी होता है। पीएच मेंटेनेंस, यानी आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक या बहुत ज्यादा एल्कलाइन नहीं हो, उसके लिए पीएच मेंटेनेंस का काम भी आपका ब्लड करता है। फ्लूइड बैलेंस, यानी आपके यूरिनेशन, आपके स्वेटिंग के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड का बैलेंस मेंटेन करने में भी आपका ब्लड जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हेल्प करता है। डिफरेंट जो आपके इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, उसके सर्कुलेशन के थ्रू डिफरेंट इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को जो है फाइट करने में हेल्प करता है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। और क्योंकि आपको पता है कि ब्लड में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट होते हैं डिफरेंट सेल्स में, तो कहीं ना कहीं ये टिश्यू रिपेयर और ग्रोथ में भी हेल्प करता है। और जितने तरह के जो है जो न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नलिंग है या जो आपके हार्मोन सिग्नलिंग है, तो इसके थ्रू ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करता है, ताकि ये सारे सिस्टम्स के साथ सिनर्जिस्टिकली काम कर सके और आपके मेटाबॉलिक हेल्थ को बनाए रख सके। तो अब तो ये हो गई हमारी फंक्शंस की बात, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि एक हेल्दी हार्ट आपकी हेल्थ के लिए क्यों जरूरी है। और क्यों ये समझना जरूरी है? बिकॉज हर साल हम लोग ये दिल की बीमारी से जो लाखों जीवन जो है हम खो देते हैं, और इसलिए एक हार्ट के जो हमारा जो हृदय है उसके स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक रहना बहुत जरूरी है, और उसके फायदे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फायदे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे प्रभावित करते हैं। तो क्या बेनिफिट्स एक हेल्दी हार्ट के? सबसे पहले तो क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन उसका मुख्य काम है, तो इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन रहता है। अगर आपका हार्ट हेल्दी है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा, और जब आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा तो यहाँ पे मैं लोअर ब्लड प्रेशर नहीं बट रेगुलेट ब्लड प्रेशर, यानी आपके ब्लड प्रेशर का को रेगुलेट करने में हेल्प रहेगा। उसके अलावा जब जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेटेड है, तो आपको जो है हृदय संबंधी जितने भी जो है रिस्क है, यानी हृदय संबंधी जो बीमारियां हैं उनके होने का रिस्क कम हो जाएगा। साथ में इम्प्रूव्ड मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ कैसे इंप्रूव रहेगी? जब भी जो है आपको पता है कि जो का सर्कुलेशन है, वो जो ब्लड है वो आपके जो मस्तिष्क है यानी ब्रेन सेल्स तक भी पहुंचाता है। तो जब ये सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा, इसका मतलब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपके ब्रेन सेल्स को प्रॉपरली पहुंच पाएंगे। जब ये प्रॉपरली पहुंच पाएंगे तो जितने भी आपके ब्रेन संबंधी जो फंक्शंस है वो प्रॉपरली हो पाएंगे, जैसे आपके जितने भी कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, मेंटल अलर्टनेस है, आपका जो है थिंकिंग पावर है, रीजनिंग पावर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर है, लर्निंग है, ये सारी चीजें इंप्रूव हो पाएंगी। और उसका रिजल्ट क्या होगा? एक हेल्दी हार्ट के होने का रिजल्ट आपकी हेल्थ पे कैसे रहेगा? फ्यूअर हेल्थ कंसर्न्स रहेंगे, लंबी आयु को आप जो है एंजॉय कर पाएंगे। आपके हार्ट और जो आपके जो रक्त वाहिनियां, उस पे जो स्ट्रेन है वो कंपैरेटिवली कम रहेगा, आपका वेट कंट्रोल रहेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में इंप्रूवमेंट रहेगा। इसका मतलब आप ओवरऑल वेलबींग को अचीव कर पाएंगे, यानी जो ऑप्टिमल हेल्थ है उसको अचीव करने का एक जो मुख्य आप कह सकते हैं रास्ता है, वो आपके हार्ट के थ्रू ही जाता है। तो इसलिए हेल्दी हार्ट को रखना बहुत बहुत जरूरी है ना। अब हेल्दी हार्ट को रखने का जो है कैसे रख सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक अच्छी डाइट और लाइफस्टाइल का बाय प्रोडक्ट ही हेल्दी हार्ट है या हेल्दी सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो पहले उसको और आगे समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं जो आपके हार्ट की हेल्थ को जो है प्रभावित करते हैं, कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं। तो जो भी आपके सर्कुलेटरी हेल्थ को अफेक्ट करने वाले जो रिस्क फैक्टर्स हैं, वो दो तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं: नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एंड मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल यानी आपके हाथ में बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है इन चीजों का, बिकॉज इसके अंतर्गत आते हैं एज, राइट। तो कहा जाता है कि एज जो है 65 एंड अबव वाले लोगों को जो हार्ट संबंधी बीमारियां हैं वो जो है ज्यादा होने का रिस्क रहता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आजकल के टाइम में एज एक फैक्टर नहीं रह गया है उतना ज्यादा हार्ट संबंधी बीमारी होने के, एक कम एज वाले पर्सन को भी हार्ट रिलेटेड या सर्कुलेटरी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। जेंडर, मेल्स को जो है हार्ट संबंधी परेशानियां होने का रिस्क ज्यादा रहता है, बिकॉज ये कहा जाता है कि जो फीमेल्स में ईस्ट्रोजन है वो थोड़ा सा एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। जेनेटिक फैक्टर्स हैं,
लेकिन हम हमेशा सारी अपनी प्रॉब्लम्स को जीन्स पे डाल देते हैं। तो ये समझना यहाँ पे ज़रूरी है कि जो भी आपके जेनेटिक फैक्टर्स हैं, वो सिर्फ़ एक लोडेड गन है और वो तब तक ट्रिगर नहीं होंगे, जब तक आप अपनी जो बाकी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको आप मैनेज नहीं करते हैं। उसके अलावा रेस है, कुछ स्पेसिफिक रेस हैं जैसे साउथ एशियन या अफ्रीकन अमेरिकन, इनमें हार्ट रिस्क होने का, सर्कुलेटरी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का रिस्क बढ़ा रहता है। मॉडिफाइबल रिस्क कौन से हैं जो हमारी हम उनको मैनेज कर सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव करके इन इन रिस्क फैक्टर्स को कम कर सकते हैं ताकि हमें सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स नहीं हो, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स नहीं हो। कौन से हैं वो फैक्टर्स? आपका हाई ब्लड प्रेशर हो गया, स्मोकिंग हो गया, डायबिटीज मेलाइटस हो गया, यानी दोनों तरह के डायबिटीज हो गए, स्ट्रेस हो गया, फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आप ये देखेंगे, ये एक तरह से हमारी चॉइस है। अगर हम चाहें तो अपने खान पान के द्वारा अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करके हम इन रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और सर्कुलेटरी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के होने के रिस्क को कम कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे, फिजिकल एक्टिविटी 31% तक जो है सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स के रिस्क को बढ़ा देता है, फिजिकल इनएक्टिविटी। और ये हमारी चॉइस है, अगर हम चाहें तो हर दिन कुछ ना कुछ अमाउंट में फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। ओबेसिटी 18% तक बढ़ा सकता है। आपका जो डाइट है वो 21% तक बढ़ा सकता है। आपका जो बीपी कोलेस्ट्रॉल है वो 11% तक इस रिस्क को बढ़ा सकता है। राइट, तो ये बहुत जरूरी है अब इन फैक्टर्स को समझना और कैसे इनका प्रभाव पड़ता है आपकी सर्कुलेटरी हेल्थ पे। तो थोड़ा-सा आप इसको थोड़ा-सा डीप समझेंगे कि कैसे ये मॉडिफाइबल रिस्क बेसिकली आपके सर्कुलेटरी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने कहा, आपके जो डाइट और लाइफस्टाइल जैसे जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा खाना, गलत खाना रेगुलर बेसिस पे, कंटीन्यूअस बेसिस पे खा रहे हैं, हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, जैसे हम बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई शुगर खा रहे हैं, रेड मीट खा रहे हैं, उसके अलावा जो अदर रिस्क फैक्टर्स है जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल है हमारी, स्ट्रेस हमारा बहुत ज्यादा है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीजें एक साथ मिला के बेसिकली क्या करती हैं, धीरे धीरे आपके मेटाबॉलिक हेल्थ को जो है खराब करने लगती हैं। और उससे क्या होता है, आपको जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। कौन से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स? जैसे आपका हाइपरटेंशन, यानी आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, डायबिटीज की प्रॉब्लम आने लगती है। और इन दोनों की वजह से क्या होता है, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, राइट, आपके हार्ट और उससे संबंधित जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें डैमेज होने लगता है। डैमेज होने की वजह से क्या होता है, आपको पता है कि हमारे ब्लड में जो है फैटी सब्सटेंस, हमारे जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें जो है बहती रहती है। तो जब ये जो आर्टरीज की जो वॉल्स हैं, वो जो है जब जो है डैमेज हो रही है, तो वहां पे जो है ये जो फैटी सब्सटेंस है ये धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। यानी वो जो एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन है वो बढ़ जाती है। जब ये एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन बढ़ जाती है और ये फैटी सब्सटेंस धीरे धीरे इन रक्त वाहिनियों में जो है जमा होने लगते हैं, तो तीन तरह की कंडीशंस होती हैं और ये बहुत घातक कंडीशंस हैं। पहला है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, यानी जो आपकी पेरिफेरीज, यानी जो आपके जो है हाथ और जो पैर की जो बहुत दूर की जो आर्टरीज हैं जो ब्लड सर्कुलेट करती हैं इन बहुत पेरिफेरीज में, डिस्टेंट जो आपके लिम्स हैं, वहां पे जो है डैमेज होने की वजह से वो सर्कुलेशन रुक जाता है। राइट, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो डायबिटीज वाले लोग हैं उनको वहां पे टिंगलिंग या नमनेस होती है, बिकॉज उनके जो दूर की जो आर्टरीज है वो डैमेज होने लगती हैं। सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का जो सर्कुलेशन है वहां पे वो बाधित होने लगता है। इसी तरह से दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज है जो बेसिकली हार्ट को ही सर्कुलेशन करती है, उनमें भी धीरे धीरे ब्लॉकेज आने लगता है, वो संकरी होने लगती हैं, उनका सर्कुलेशन जो है बाधित होने लगता है। और ऐसे ही अगर यही सर्कुलेशन ब्रेन में जाने वाली जो है रक्त वाहिनियां, उसमें अगर होने लगे ये ब्लॉकेज, और जो है जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रॉपर ना हो पाए, तो आपको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और स्ट्रोक जैसे घातक परिणाम हो सकते हैं। तो ये आप अगर ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को थोड़ा सा अगर आप मैनेज कर पाए, तो इन घातक परिणामों से आप बच सकते हैं। अब धीरे धीरे एक एक करके समझते हैं कि जो भी मॉडिफाइबल रिस्क है उनका बेसिकली आपके सर्कुलेटरी हेल्थ पे क्या परिणाम है। और अगर आप देखेंगे, मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सिमिलर है। राइट, तो सबसे पहले बीपी की बात करते हैं। और बीपी एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन है और इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है।
राइट। तो बीपी बेसिकली क्या है, ब्लड प्रेशर, यानी इसमें अगर नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पे जहाँ पे आपका हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, जहाँ पे आपकी जो रक्त वाहिनियां है वो प्रॉपरली उसकी इलास्टिसिटी अच्छी है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है, तो क्या होगा, ब्लड को आगे मूव होने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वहीं पे जहाँ पे जो है जो आपकी आर्टरीज है वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो गई हैं, उनकी वो बहुत ज्यादा इलास्टिक नहीं रह गई हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, ब्लड को प्रवाहित होने के लिए जरूरत से ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, यानी जरूरत से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब आप समझ लीजिए कि आपका जो पाइप है, अगर आप कहीं एक जगह पकड़ लेते हैं, यानी अगर आप प्रेस कर देते हैं, तो आगे जो सर्कुलेशन है पानी का वो प्रॉपर होने में दिक्कत होगी, राइट। और उतना ही प्रेशर जो आपका जो इनकमिंग है वहां से जो है आने में दिक्कत होगी। उसी तरह से जब धीरे धीरे जो रक्त को प्रवाहित होने के लिए जो फोर्स है वो ज्यादा लगाना पड़ता है, तो धीरे धीरे हार्ट को भी जो है ज्यादा पंप करना पड़ता है, उसका जो पंपिंग एक्शन है वो और ज्यादा हार्ड हो जाता है, राइट। और ये ओवरऑल जो कंडीशन है वो ब्लड प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ाने लगती है, राइट। तो जब ये ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअसली काफी टाइम तक बढ़ता है तो दो कंडीशंस होती हैं, एक तो हार्ट को भी बहुत ज्यादा फोर्सफुली पंप करना पड़ता है ब्लड को, और दूसरा जो है ब्लड वेसल्स पे भी स्ट्रेन जो है ज्यादा बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स के अंदर की जो लाइनिंग है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। जब वो डैमेज होने लगती है तो वहां पे धीरे धीरे क्या होगा, अगेन जो है आपके ब्लड में जो है फैटी सब्सटेंस जो है बह रहा है, तो वहां पे जहां पे भी उसको जगह मिलेगी वो वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। वहां पे जो है जो जो ब्लड वेसल्स हैं वो जो नैरो होने लगेंगी, जो नैरो होने लगेंगी तो अगेन वहां पे जो है प्रेशर और बढ़ता चला जाएगा, और धीरे धीरे इतना नैरो हो जाएंगी कि रक्त प्रवाह में जो है पूरी तरह से दिक्कत आने लगेगी, और वहां पे एक तरह से कंप्लीट ब्लॉकेज होने लगेगा, जिससे हार्ट, ब्रेन और जितने भी आपके आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके सर्कुलेशन में बाधा आने लगेगी, और अगेन क्या परिणाम हो सकता है, हार्ट अटैक या जो है स्ट्रोक जैसे भयानक जो है परिणाम हो सकते हैं। दूसरा जो मॉडिफाइबल रिस्क है, हाई कोलेस्ट्रॉल। अगेन ऑलमोस्ट जो प्रिंसिपल है, ऑलमोस्ट जो फंक्शनैलिटी है वो वैसी ही है। सो कोलेस्ट्रॉल, जब कोलेस्ट्रॉल आपको पता है कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का एक सीमित मात्रा में होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसका बहुत सारे आपके जो फंक्शंस हैं उसमें ये मदद करता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि जब आपके ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल होने लगता है, और ये कोलेस्ट्रॉल बेसिकली लिपोप्रोटीन्स, बिकॉज जो कोलेस्ट्रॉल है वो फैट है, जो ब्लड है वो आपका पानी है, तो फैट पानी में प्रॉपरली मूव नहीं कर सकता, तो वो प्रोटीन के साथ अटैच होके लिपोप्रोटीन्स के फॉर्म में आपके ब्लड में सर्कुलेट होता है। और लिपोप्रोटीन्स की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि एक आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, और एक आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, राइट। और इसके साथ साथ एक तरह का और फैटी सब्सटेंस आपके ब्लड में मिलता है जिसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। तो जैसे ही ब्लड में ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, और इस एलडीएल की जो प्रॉपर्टी होती है वो चिपकने वाली प्रॉपर्टी होती है। आपने देखा होगा जब हम किसी ऑयल को या घी को अगर हम ऐसे करते हैं तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है चिपकने वाली, और जो ये एलडीएल है इसकी चिपकने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो जब इसकी मात्रा ब्लड में जरूरत से ज्यादा होने लगती है तो क्या होता है कि आपके जो ब्लड वेसल्स में धीरे धीरे जो है ये चिपकने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो है ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है, जिसको हम प्लाक फॉर्मेशन भी कहते हैं। जब धीरे धीरे अगर आप देखेंगे यहाँ पे धीरे धीरे जब ये बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, बेसिकली आपकी जो धमनियां हैं, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जा रही हैं। जब नैरो हो जा रही हैं तो वहां पे जो है धीरे धीरे ब्लड का सर्कुलेशन कम होता जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगा। आपने सुना भी होगा कि मेरे जो हार्ट की जो ब्लड वेसल है उसमें 70% ब्लॉकेज हो गया, 80% ब्लॉकेज हो गया, 90% ब्लॉकेज हो गया, ये बेसिकली वही ब्लॉकेज है। और जब ये ब्लॉकेज हो जाता है तो स्पेशली अगर हम हार्ट की वेसल्स की बात करें तो वो जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, एक एरिया है, वहां का सर्कुलेशन कंप्लीटली ब्लॉक होने की वजह से वहां पे टिश्यू डैमेज हो जाता है, राइट। और कभी कभी ये भी होता है कि ये जो प्लैक है ये टूट जाता है, और जब टूट जाता है तो वहां पे ब्लड क्लॉट बन जाता है, और ये ब्लड क्लॉट
धीरे धीरे किसी भी वेसल में मूव करके सडन ब्लॉकेज कर सकता है, जिससे आपको हार्ट अटैक या अगेन स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, राइट। तो इससे आप समझ पाए कि बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल कैसे आपके सर्कुलेटरी हेल्थ को अफेक्ट करता है। आगे अगर चलें, डायबिटीज। और जब हम डायबिटीज और हार्ट डिजीज के संबंध को समझते हैं, तो ये देखा गया है कि ये बहुत ही गहरा संबंध है और एक के साथ दूसरा वेरी मच कनेक्टेड है। नेशनल हार्ट एसोसिएशन के डेटा के मुताबिक ये देखा गया है कि 65% जो लोग हैं जिनको डायबिटीज है, उनको हार्ट संबंधी बीमारी होने का रिस्क दुगना होता है। यानी जिनको भी डायबिटीज है, उनको हार्ट संबंधी बीमारी होने का रिस्क डबल हो जाता है। और इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपना शुगर लेवल कंट्रोल में रखें, ताकि हम अपने हार्ट डिजीज या सर्कुलेटरी हेल्थ संबंधी जो बीमारियां हैं उसके रिस्क को हम मैनेज कर सकें, राइट। अगेन इसका भी वही कॉन्सेप्ट है बेसिकली, कि जब आपके ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो कंपैरेटिवली हाई रहता है, तो धीरे धीरे वहां पे क्या करता है, वो इन्फ्लेमेशन करता है। और इन्फ्लेमेशन के साथ साथ वहां पे अगेन क्या हो रहा है, वहां पे जो है वो धीरे धीरे जो ब्लड वेसल्स है उसकी जो इंटरनल लाइनिंग है उसको डैमेज कर रहा है। और जहां जहां पे डैमेज हो रहा है वहां पे क्या होगा, जो आपके ब्लड में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो फैटी सब्सटेंस है जो कंटिन्यूअसली बह रहे हैं, वो धीरे धीरे इकट्ठा होने लगेंगे। धीरे धीरे वो ब्लड वेसल्स नैरो होने लगेंगे, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम होने लगेगा। और उससे कम होने लगेगा, ब्लॉकेज हो सकता है, और उससे दो कंडीशन हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, या फिर एक डायबिटीज से संबंधित कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। क्योंकि यहाँ पे जब ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है, तो बेसिकली जो आपकी जो हार्ट की मसल्स हैं उनको सर्कुलेशन कम हो रहा है, जिसकी वजह से मसल्स में वीकनेस आने लगती है। और इसकी वजह से ये दोनों कॉम्प्लिकेशन यानी हार्ट अटैक और डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी जैसे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो अब आप समझ पाए कि डायबिटीज और हार्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्शन है, और इसीलिए शुगर को कंट्रोल करने से आप कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज के होने के रिस्क को भी कम कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मॉडिफाइबल फैक्टर है वो है ओबेसिटी। और हम सब ये समझते हैं कि जब भी हम ओबेसिटी यानी मोटापे की बात करते हैं, तो उसका आपके मेटाबॉलिक हेल्थ पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। और ओबेसिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसे ही एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जो है जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी के एक स्पेशल इशू में, जहाँ पे ये बताया गया था कि एडिपोकाइंस वो कंपाउंड है जो एक मुख्य लिंक है ओबेसिटी और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के साथ संबंध को समझाने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब भी ओबेसिटी आएगी उसके साथ एक विसरल ओबेसिटी, यानी जो आपके ऑर्गन्स के चारों ओर जो फैट है वो भी ज्यादा होने लगता है, जिसको हम विसरल ओबेसिटी कहते हैं। जब ये विसरल ओबेसिटी बढ़ती है, तो बेसिकली ये क्या करता है, जो आपके जो वाइट एडिपोज टिश्यू है, राइट, उसके फंक्शन को गड़बड़ा देता है। जो वाइट एडिपोज टिश्यू है, जब उसका फंक्शन गड़बड़ा जाता है तो दो चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्रो इन्फ्लामेटरी और प्रो एरिथ्रोजेनिक, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले जो एडिपोकाइंस हैं, प्रो इन्फ्लामेटरी यानी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने वाले, और प्रो एरिथ्रोजेनिक यानी जो आपके प्लाक जो फैटी सब्सटेंस है उसको इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाने वाले जो एडिपोकाइंस है उनकी मात्रा बढ़ जाती है। और दूसरे हाथ पे क्या होता है कि जो इंसुलिन सेंसिटाइजिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो एडिपोकाइंस है उनकी मात्रा कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, जब एडिपोनेक्टिन जो एक हार्मोन है जो आपके इन्फ्लेमेशन और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस उन सारी चीजों को जो है मैनेज करने में हेल्प करता है, जब उसकी मात्रा कम हो जाती है तो ओवरऑल इन दोनों जो कंडीशन है, यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और एंटी इन्फ्लेमेटरी एडिपोकाइंस कम हो रहे हैं, एडिपोनेक्टिन कम हो रहा है, उसकी वजह से ओवरऑल क्या होगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा, लेप्टिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा, और इनका असर अल्टीमेटली क्या होगा, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स गड़बड़ा जाएंगे, आपका जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है वो अल्टर्ड हो जाएगा, आपका जो वैस्कुलर फंक्शन है यानी जो आपका ब्लड वेसल्स और हार्ट जैसे काम करता है नॉर्मल फंक्शन, वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन यानी बीपी, और आपको हृदय और उससे संबंधित रक्त वाहिनियों से संबंधित प्रॉब्लम्स के बढ़ने का रिस्क बढ़ जाएगा, राइट। तो इस तरह से जो आप देख पा रहे हैं कि आपका ओबेसिटी का भी इम्पैक्ट आपके सर्कुलेटरी हेल्थ पे कितना जबरदस्त है। अब समझते हैं स्ट्रेस। और आजकल अगर आप देखेंगे कि हम सारी चीज को डेफिनेटली स्ट्रेस के साथ
कनेक्ट कर सकते हैं। आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, वो कहते हैं कहीं आपका स्ट्रेस लेवल तो बढ़ा हुआ नहीं है। तो जब हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं और हम सर्कुलेटरी हेल्थ जैसे इंपॉर्टेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट आपके सर्कुलेटरी हेल्थ पे बहुत ज्यादा है। थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है यहाँ पे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोशिश करूँगी कि उसको सिम्प्लीफाई करके समझा सकूँ। तो जब आप जो स्ट्रेस है वो एक जानी-पहचानी वजह हो गया सर्कुलेटरी हेल्थ को, यानी अगर आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसका एक मेजर फैक्टर स्ट्रेस को माना जाता है। स्ट्रेस ऐसा नहीं कि कल आपको एक इंटरव्यू के लिए जाना है और उस स्ट्रेस की वजह से आपको हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। हम यहाँ पे क्रॉनिक स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, जब कंटिन्यूअसली आपको एक साइकोलॉजिकल, आपको एक फिजियोलॉजिकल, आपको एनवायरमेंटल एक कंटिन्यूअस स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको जो है एचपीए एक्सिस एक्टिवेशन हो रहा है। अब ये एचपीए एक्सिस क्या है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस एक्टिवेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे और साथ में आपका जो है एसएनएस एक्टिवेशन, यानी आपका जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन होता है। राइट, तो जब आप क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हैं, दो चीजें हो रही हैं, आपका हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस एक्टिवेट हो रहा है और दूसरा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं और अल्टीमेटली आपकी बॉडी डिजाइंड नहीं है लंबे टाइम तक स्ट्रेस हार्मोन को सहने के लिए। आप एक बेसिक लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी इज नॉट डिजाइंड टू टेक अप दिस स्ट्रेस हार्मोन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जब आपके ब्लड में कंटिन्यूअसली स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता रहता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन होगा, यानी कंटिन्यूअसली एक इरिटेटिंग इफेक्ट रहेगा आपके जो वाइटल सिस्टम्स हैं। राइट, इस सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन की वजह से और जो आपका जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसकी वजह से क्या चीजें होंगी? पहला चीज, आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, आपके शुगर लेवल्स हाई होने लगेंगे, आपका हार्ट रेट हाई होने लगेगा, आपका ब्रीदिंग रेट हाई होने लगेगा। और सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, आपको जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम, यानी आपकी बॉडी केपेबल नहीं रह जाएगी शुगर को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, ग्लूकोज इंटॉलरेंस होगा, यानी आपकी सेल्स शुगर को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगी, डिसलिपिडीमा यानी आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो गड़बड़ा जाएंगे, विसरल फैट आपका बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इनकी वजह से और साथ में सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, आपका जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्सेज हैं वो भी गड़बड़ हो जाएंगे। क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपके हार्ट बीट की फ्लक्चुएशंस गड़बड़ा जाएंगी, आपका जो बीपी सेंसिटाइज करने का जो टेक्निक है वो उसमें गड़बड़ी आ जाएगी, आपका जो आर्टीरियल स्टिफनेस है, यानी जो आपकी आर्टरी है वो ज्यादा कड़क हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी, जिसकी वजह से अगेन ब्लड ब्लड प्रेशर वगैरह में इफेक्ट आएगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा और जो आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाएंगी। और इन दोनों की वजह से क्या होगा, आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और उससे रिलेटेड और तरह की परेशानियां हो सकती हैं। नाउ इस एचपी एक्सिस एक्टिवेशन की वजह से एक और प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे आपके ब्रेन फंक्शन में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बेसिकली आपको पता है कि जब भी आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ अच्छा नहीं है या आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा, तो आपका मूड खराब होने लगता है, आपके जो कॉग्निटिव फंक्शंस है वो अफेक्ट होने लगते हैं, आप डिसाइड नहीं कर पाते, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आपकी कम होने लगती है। और दूसरी चीज क्या होती है, आपके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दो एरियाज हैं आपके ब्रेन में जहाँ पे मेमोरीज वगैरह प्रोसेस होती हैं, हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला, वहां के जो सेल्स हैं उसमें डीजेनरेशन होने लगता है, उसमें जो है खराबी आने लगती है। राइट, तो ये सारी चीजें, मतलब आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपका जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, सारी चीजें अफेक्ट हो रही हैं और ये सारी चीजें अल्टीमेटली क्या कर रही हैं, आपके आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और उससे संबंधित बीमारियों के रिस्क को बढ़ा दे रही है। राइट, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक से इसको थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। अब आता है कि अ, तो अब अभी जो है हम एक और मॉडिफाइबल फैक्टर था, वो है स्लीप। राइट, और स्लीप, हमें पता है कि स्लीप अगर हम कम लेते हैं या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो जो है हमारे हार्ट हेल्थ या हमारे सर्कुलेटरी हेल्थ में प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनकंसिस्टेंट स्लीप, यानी स्लीप इरेगुलरिटी का भी आपके सर्कुलेटरी हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है।
तो एक स्टडी हुई थी अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के एक स्पेशल इशू में जो है ये स्टडी पब्लिश हुई थी, जहाँ पे रेगुलर स्लीपर यानी जो है एक हफ्ते के 7 डेज के स्लीप पैटर्न को ऑब्जर्व किया गया था, जिसमें दो चीजों को जो है एनालाइज किया था। एक तो स्लीप ड्यूरेशन यानी रेगुलरिटी ऑफ स्लीप ड्यूरेशन, और साथ में स्लीप ऑनसेट यानी कितनी देर में जो है आपको नींद आती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जितना जो है आपकी रेगुलर स्लीप रहती है, उतना जो है आपको कार्डियोवास्कुलर यानी हजार्ड रेशियो ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज उतना कम होता है। और जैसे जैसे ये स्लीप ड्यूरेशन गड़बड़ होने लगती है यानी मोस्ट इरेगुलर होने लगती है, उतना जो है आपका जो हजार्ड है यानी जो रिस्क फैक्टर है वो डबल होने लगता है। अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे 1 से लेके 2.34 तक, जहाँ पे रेगुलर है तो आपका रिस्क बिल्कुल नलिफाइड है, और जहाँ पे आप मोस्ट इरेगुलर है वहां पे जो है आपका रिस्क ऑलमोस्ट डबल हो गया है। ऐसी स्लीप ऑनसेट, अगर जो है आपको नींद आने में कम से कम टाइम लग रहा है, तो वहां पे अगेन आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने का जो रिस्क है वो कंपैरेटिवली कम है। और जैसे जैसे ये इरेगुलरिटी बढ़ने लगती है, आपका जो है नींद आने का जो टाइम है वो बढ़ने लगता है, रेगुलर होने लगता है, वैसे वैसे जो आपका रिस्क है ये बढ़ने लगता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी थी, ये समझाने के लिए कि सिर्फ क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ स्लीप महत्वपूर्ण नहीं है, रेगुलरिटी ऑफ स्लीप भी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हेल्दी और दुरुस्त रखना चाहते हैं और हेल्दी लिविंग जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो करना क्या चाहिए? तो बेसिकली आपको लाइफ इसेंशियल 8 के जो है फॉर्मूले को फॉलो करना चाहिए। और ये है क्या लाइफ इसेंशियल 8? ये बेसिकली आपके जो है वो 8 पॉइंटर्स हैं जिससे आपका सर्कुलेटरी हेल्थ ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो हमें पता है कि डाइट और लाइफस्टाइल का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, तो सबसे पहले डाइट से शुरू करते हैं। तो बेहतर खाना खाइए, ईट बेटर, जहाँ पे आप एंजॉय कीजिए जितने भी आपके कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जितने भी आपके होल ग्रीन्स हैं, बीन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, आपके जो लीन प्रोटीन्स हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं, उनको एंजॉय कीजिए। लिमिट कीजिए आप अपने स्वीट एंड ड्रिंक्स को, शुगर को, अल्कोहल को, सोडियम, रेड मीट, इन सारी चीजों को आपको लिमिट करना चाहिए। और अवॉइड करना चाहिए कंप्लीटली आपके जो ट्रांस फैट्स हैं, रिफाइंड फैट्स हैं, इन सारी चीजों को। एक्सरसाइज, दूसरा जो पॉइंटर है वो है आपका एक्सरसाइज। बी मोर एक्टिव, जहाँ पे ये कहा जाता है कि 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी और 75 मिनट्स ऑफ विगरस एरोबिक एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो है सर्कुलेटरी सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने के लिए। और कहीं ना कहीं मसल स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज आपको ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक ऐड करनी चाहिए। इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, गोल सेट कीजिए अपने एक्सरसाइज से रिलेटेड, ज्यादा वॉक कीजिए, एक्टिव रहिए, अपने नीड को धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। उसके साथ साथ जो है आपका आता है स्लीप। तो स्लीप के बारे में हमने अभी बात की कि स्लीप की क्वांटिटी, क्वालिटी और रेगुलरिटी बहुत जरूरी है सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्थ को बढ़ाए रखने के लिए। क्या करना चाहिए उसके लिए? गैजेट को बंद कर दीजिए, लाइट को डिम कर दीजिए, अलार्म सेट कर लीजिए ताकि आपका सर्काडियन रिदम मेंटेन रहे, और साथ में जितने भी नोटिफिकेशन है उसको टर्न ऑफ कर दीजिए ताकि आपकी जो स्लीप जो है उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। टोबैको यानी जो आपका स्मोकिंग है उसको क्विट करने की कोशिश कीजिए। और कैसे क्विट करेंगे? सेट, चूज, डिसाइड, प्रिपेयर, क्विट। सेट कर लीजिए एक डेट कि मुझे इस डेट तक क्विट करना है। चूज कीजिए एक मेथड कि मुझे किस मेथड के जरिए इसको क्विट करने की जरूरत है, भले आप उसको हेल्प ले लीजिए। प्रिपेयर कीजिए अपने आप को किसी भी तरह की अर्जेस को फाइट करने के लिए, एंड देन क्विट कर दीजिए उस दिन पे जिस दिन आपने उस दिन को चूज किया है स्मोकिंग को क्विट करने के लिए। ठीक है। उसके अलावा जो है आपके जितने भी जैसे कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, आपका जो है हेल्दी वेट है, आपका जो ब्लड शुगर है, इन सारी चीजों को जो है आपको ट्रैक करना चाहिए अपना अच्छा डाइट लेके, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके, आपके रेगुलर ब्लड चेकअप्स के थ्रू, राइट। तो यू हैव टू एक्ट स्मार्ट, और इसीलिए ये लाइफ इसेंशियल बहुत जरूरी है एक हेल्दी सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। तो इस सेशन के थ्रू आपने समझा कौन से वो कारण थे, कैसे उसका जो है इफेक्ट आया सर्कुलेटरी हेल्थ के लिए, और अल्टीमेटली आपको समझ में आया कि सिर्फ इन 8 पॉइंट के जरिए जो लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, आप अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना सेशन एंड करूंगी और मैं आपको एक एक्टिविटी छोड़े जा रही हूँ। शेयर विद अस योर हैबिट्स टुवर्ड्स हेल्दी लाइफ इसेंशियल 8, यानी इस हेल्दी वेट और हेल्दी लिविंग जर्नी में आपने ऐसे कौन से वो चेंजेस किए हैं जो आपके लाइफ के इसेंशियल 8 में जो है आते हैं, राइट। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, एंड ओवर टू यू कमलेश।
थैंक यू सपना मैम, थैंक यू सो मच। सपना मैम ने हमको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हमारी सारी चीज़ों के बारे में।